बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़फ़र इकबाल सीसी सेकेंडरी स्कूल कोटा दूसरे। लास्ट टाइम 8 क्लास की साइंस चैप्टर नंबर 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक पढ़ लिया था, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के जो इफ़ेक्ट्स थे इस ज़मीन के ऊपर या दुनिया में। अब आज क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं, वो है व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वार्म मीन गर्म होना, ग्लोबल मीन ये पूरी दुनिया, यानी इस ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब वो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? उसके कुछ रीज़न्स हैं और वो सारे के सारे रीज़न्स हमारे से ही हैं। अगर हम आज से 15-20 साल प्रीवियस चले जाएं या 25 साल पहले चले जाएं तो सड़क पर चलने वाली जो आज आपको हैवी व्हीकल्स नज़र आती हैं, इनमें से कुछ भी नहीं था। मोटरसाइकिल का कंसेप्ट ज़ीरो था, कार्स बहुत कम थी, बसेस थी वो भी चंद एक, यानी सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम थी। ज़्यादातर क्या होती थी? साइकिलें, लोग पैदल सफ़र करते थे, साइकिल पर होते थे, या जानवर होते थे जैसे घोड़ा हो गया, गधा हो गया, खच्चर वगैरह हो गया, बैलगाड़ियाँ हो गई, ऊँट गाड़ियाँ हो गई, अपनी सवारी के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वक्त गुजरने के साथ साथ वो चीज़ें कम होती जा रही हैं और साइंस की तरक्की, साइंस डे आफ्टर डे जो तरक्की कर रही है उससे हमारी सड़कों पर नई से नई किस्म की व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स नज़र आ रही हैं। कार आ गई है, जदीद किस्म की कई कारें आ गई हैं, बसेस कई टाइप की आ गई हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर है, जीप्स हैं, जितनी भी किस्म की मोटरसाइकिल्स देख लें, सबसे ज़्यादा तो आजकल मोटरसाइकिल्स हो गए हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें आजकल हमारी सड़कों पर चल रही हैं ये ग्लोबल वार्मिंग का काज बन रही हैं। कैसे? या अगर हम घरों में देख लें, चंद एक घर होते थे या आबादी कम थी तो उनके यूज़ के लिए जो आग, घर में खाना पकाने के लिए या हाथ सेकने के लिए जो आग जलाए जाते वो कम थे। आज जगह जगह होटल और रेस्टोरेंट्स हैं, घर में खाना अलग बनता है, होटलों पे खाना अलग तैयार हो रहा है, या फास्ट फूड वाले गली में 10 खड़े हुए होते हैं, वो सारे के सारे आग जला रहे हैं। तो जो आग जला रहे हैं या वो जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनसे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रही है उससे हमारे ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर क्या है? इंक्रीज़ हो रहा है। उसके अलावा ग्रीन हाउस वो पढ़ा था हमने, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। उससे भी क्या होता था, जब सूरज की शुआएँ ज़मीन पर पड़ती थी तो वो कुछ शुआएँ ज़मीन पे आके जज्ब हो जाती थी, कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती थी। तो जो शुआएँ हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती थी वो क्या करती थी? ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ा रही होती हैं। तो ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है तो वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम चीज़ें जो इंसान ने साइंस की मदद से अपनी सहूलत के लिए पैदा की हैं वो हमारे माहौल को नुकसान पहुँचा रही हैं। नुकसान कैसे पहुंचा रही हैं? हमारे माहौल में हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ा रही हैं, जिसको हमने नाम देना है जिसको हमने नाम दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग का। क्या है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग। बर्निंग मीन्स हम अपने घरों में आग जला रहे हैं, या मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, रेस्टोरेंट बने हुए हैं या फास्ट फूड स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पर जो आग जल रही है वो, अब बर्निंग में क्या क्या होता है? लकड़ियाँ हैं, कोल है, गैस है, कुछ भी अगर आग जलती है तो वो टेम्परेचर क्रिएट कर रही है। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस के अंदर जो गैसेस थी वो जब वार्म हो जाते हैं तो उससे भी टेम्परेचर बढ़ता है। और ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन क्या था कि ज़मीन के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर में एक एयर की एक लेयर बनी हुई है, इस तरह से ज़मीन के इर्द गिर्द जो एक लेयर बनी हुई है जिसको हमने ओजोन का नाम दिया था, उसकी डिप्लेशन यानी कि उसके अंदर जो सुराख हो गए हैं उनसे भी ज़मीन के दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जिसको हमने ग्लोबल वार्मिंग का नाम देना है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग, ग्रीन हाउस गैसेज एंड ओजोन डिप्लेशन इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन के जो हमारा टेम्परेचर है, ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ रहा है। उस ज़मीन के दर्जा हरारत के बढ़ने को ही ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया जा रहा है। बढ़ क्यों रहा है आपको मैंने रीजंस बता दिए हैं कि अगर आप अपने आप को देखें। उसके बाद आता है राइट इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी जो ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, उस दर्जा हरारत के बढ़ने के ज़ेर असर हमारी ज़िंदगी पर या हमारी ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं उस पर क्या असरात पड़ते हैं? नंबर 1 उसके इफ़ेक्ट्स में मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन। पोलर रीजन मीन हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, ज़मीन पे जो शुमाल की जानिब जितने भी इलाका जाते हैं वो तमाम का तमाम पोलर रीजन कहलाता है, यानी ऐसी जगह जहाँ पर सूरज की जो धूप है वो कम जाती हो, या जो सूरज है वो वहाँ से ज़रा फासले पर ज़्यादा हो, तो वहाँ पर सारा साल सर्दी पड़ती हो। हमारा यूरोप है, रशिया है, चाइना से आगे क्रॉस कर जाएंगे, उस सारे के सारे जो मुल्क हैं ये 12 महीने ठंडे रहते हैं, तो वो पोलर रीजन में आ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो वो आइस है, जब ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है तो वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है।
सिंपल से आपको एग्जांपल दूं, फ्रीज़र के अंदर जो हमारी आइस पड़ी हुई है, अगर हमने उस आइस को बाहर निकाल के रख लिया, थोड़ी देर के बाद वो आइस पिघल कर पानी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो पानी ठंडा होता है, थोड़ी देर के बाद वो ठंडा पानी गर्म पानी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो फ्रीज़र के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ पर आइस मेल्ट हो जाती है। तो इसी तरह से हमारी ज़मीन पर जो ग्लेशियर्स हैं, जो पहाड़ों पर बर्फ़ जमी पड़ी है, या जो पोलर रीजन है, जो हमारे ठंडे इलाके हैं, वहाँ पर जो बर्फ़ मौजूद है वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। वो बर्फ़ जो रूटीन में एवरेज में थोड़ी पिघलती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो ज़्यादा पिघलती है। अब आपको पता है हमारे यहाँ जो दरिया चलते हैं, वो दरियाओं का पानी उस आइस के पिघलने से आता है जो सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ़बारी होती है। अब जब वो आइस वहाँ से मेल्ट हो रही है और वो ज़्यादा मिकदार में पिघल रही है, तो उन दरियाओं में जो पानी है वो ज़्यादा आता है। जब पानी ज़्यादा आता है तो वो इलाके जो दरियाओं के पास होते हैं, या वो जगहें जो बंद के अंदर होती हैं या दरिया के करीब होती हैं, या नशीबी जगहें, यानी उस दरिया से नीचे वाली जगह पे होती हैं, वहाँ पर सैलाब आ जाते हैं। अब जब सैलाब आएगा तो उससे हम माल मवेशी, घर बार, फसलें, कारोबार, हर चीज़ डिस्ट्रॉय होगी। इवन वहाँ के रहने वाले लोगों को वो जगह छोड़कर दूसरी जगह पे माइग्रेट करना पड़ जाता है, जिससे उनका माली नुकसान भी होता है और बाज़ औक़ात तो जानी नुकसान भी बहुत बड़े पैमाने पे हो जाता है। तो ये नुकसान है इसका कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पोलर रीजन में है, मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन एंड माउंटेन्स मेल्ट एट अ ग्रेटर रेट, दिस लीड्स राइजिंग लेवल ऑफ रिवर विच काज फ्लड्स इन लो लेइंग एरियाज। जो नशीबी इलाकों में, जो वो जगहें जो गहरी हैं या करीबी हैं, जहाँ पर अगर थोड़ा पानी इस दरिया में ज़्यादा हो जाए तो ज़मीन से पानी निकल आता है या फ्लड वगैरह का काज बनता है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा माहौल तब्दील हो रहा है। इस ज़मीन का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, जो एक पोल्यूशन की तरफ जा रहा है, जो आलूदगी की तरफ जा रहा है, जिससे हमारे ये जो क्लाइमेट है मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगा। यानी अगर आज से हम कुछ साल पहले चले जाए तो हमारा एटमॉस्फेयर पुरसकून, साफ़ सुथरा और रिलैक्स था, लेकिन आज उस माहौल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां आ गई हैं, बहुत से किस्म के जरासीम आ गए हैं, आलूदगी बढ़ गई है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे इंसान की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इट इज़ थ्रेट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बनती जा रही है। रीज़न, ह्यूमन बॉडी जो है वो ना ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर यानी ज़्यादा कम टेम्परेचर में रह सकती है, ना ज़्यादा टेम्परेचर में रह सकती है। यानी अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो तो इंसान तब भी सर्वाइव, या जितने भी जानवर हैं वो तब भी सर्वाइव नहीं कर पाते, या अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तब भी सर्वाइव नहीं कर पाते। अक्सर देखते हैं हम सर्दी की वजह से भी कुछ चीज़ें मर जाती हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी मौत वाक़ई हो सकती है, जिसको हीट स्ट्रोक का नाम देते हैं। तो ये ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बनती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग का हमारे पास एक हल है। हल क्या है? प्लांटिंग द ट्रीज़। इसका एक वाहिद सलूशन है ग्लोबल वार्मिंग का, जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट हैं उन्होंने मिलकर डिस्कवर किया है, वो है दरख्त उगाना। अगर हम आज से 15-20 साल पहले चले जाएं तो हमारी ज़मीन पर दरख्तों की मिकदार थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम उस वक्त दरख्त उगा लेते थे, हमारी इतनी एक्टिविटीज़ नहीं थी, इतना ईंधन नहीं ज़रूरत होता था। आज जितना फ़र्नीचर हम यूज़ कर रहे हैं उतना फ़र्नीचर नहीं बनता था, तो उसके लिए अब हमें फ़र्नीचर के लिए लकड़ी दरकार है, तो वो लकड़ी सिर्फ़ और सिर्फ दरख्तों से ही मिलती है। अब ये तो है नहीं कि आप आर्टिफिशियल तौर पे लकड़ी बना सकते हैं। हाँ, वो और बात है जो अब हमारा फ़र्नीचर या इस किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उनको लकड़ी से हटा के प्लास्टिक, कांच पर या लोहे पर यानी मेटल्स पे या किसी और चीज़ पे कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है काफ़ी ममालिक में या हमारे अपने मुल्क में भी, ताकि लकड़ी की जो कंजप्शन है वो कम हो और दरख्तों का कटाव जिसकी वजह से कम हो। जब माहौल में दरख्त कम कटेंगे, ज़्यादा होंगे, तो वो ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचाएंगे। जब हम ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी और साफ़ सुथरी गुजरेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या है? पूरी दुनिया चाहती है, पूरी दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाए जाएँ। पाकिस्तान में भी ये काम हो रहा है, ये काम आपने अपने आसपास भी करना है। अगर आपके घर में, गली में कहीं जगह है तो वहाँ पे दरख्त उगा दें, नो इशू। दरख्त उगाएं, उसकी देखभाल करें ताकि हम जो है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से बच सकें। नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एसिड रेन? एसिड रेन बारिश, ऐसी बारिश जिसके अंदर एसिड्स हों। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट इन एयर डिजॉल्व इन रेन वाटर, द रेन इज़ कॉल्ड एसिड रेन। हमने पढ़ा है कि हम जो घरों में आग जलाते हैं या फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में आग जलती है या थर्मल पावर प्लांट्स में जो कोयला वगैरह यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं, उससे जो स्मोक रिलीज़ होता है उसके अंदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड्स होते हैं। ये तमाम चीज़ें जब हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ होती हैं तो बादलों में या बारिश के पानी के अंदर हल हो जाती हैं। जब बारिश के पानी के अंदर हल हो जाती हैं तो वो बारिश के पानी के साथ ज़मीन पर आती हैं। तो वो बारिश के पानी के अंदर जब ये तमाम की तमाम गैसेस मिली हुई होती हैं, उस बारिश को हमने एसिड रेन का नाम देना है। सल्फ़र डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट इन एयर डिज़ोल्व इन रेन वाटर, द रेन इज़ कॉल्ड एसिड रेन। अब इस एसिड रेन के हमारे पास क्या इफ़ेक्ट्स हैं? नंबर 1, इट काज डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। बारिश का जितना भी पानी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे दरियाओं या समंदरों में जाता है। कुछ जो दरियाओं के ऊपर बारिश बहती है वो डायरेक्टली दरिया में जाता है, बाकी जो ज़मीन पर बहती है वो सारा भी यहाँ से फ़्लो होता हुआ नदी नाले छोटे छोटे रिवर्स बना के या पहाड़ी इलाकों में जो फ़्लो होता है वो सारा दरियाओं में और समंदरों में ही शामिल होता है। तो समंदरी या दरियाओं में जो एक्वेटिक लाइफ यानी जो जानदार पानी के अंदर रहते हैं उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है या उनकी मौत का सबब बनती है, क्योंकि वहाँ पर जो वो लाइफ है जब वो उस पानी में सांस लेते हैं, उस पानी को पीते हैं, उससे उनकी मौत वाक़ होती है। नंबर 2, इट डिस्ट्रॉय लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज़। ये दरख्तों के पत्ते और जो उसकी खाल समझ लें दरख्त की या उसका चमड़ा समझ लें या उसको तबाह कर देता है। अब एसिड रेन है, पत्तों के ऊपर पड़ेगी, पत्ते डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सूख के ख़त्म हो जाएंगे। कोई दरख्त हैं, कोई बूटियां हैं, कोई फल फूल हैं, उनके ऊपर जब वो एसिड रेन पड़ती है वहाँ से उसकी जो शाख के ऊपर जो खाल समझ लें यानी दरख्त के सबसे बाहर वाली जो है उसको भी वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नंबर नेक्स्ट क्या है, इट क्रोड्स द मेटल एंड स्टोन यूज्ड इन बिल्डिंग। हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं या बड़े बड़े स्टैचू बना दिए जाते हैं रोड पे, सड़कों पे, चौराहों पे, उन स्टैचूज़ को भी ये डिस्ट्रॉय करती है। जब एसिड रेन उसके ऊपर पड़ती है तो उनके ऊपर जो शाइनिंग मेटल्स होती हैं वो उस मेटल की शाइन को ख़राब कर देती है, उस पर जंग लगा देती है, जिसकी वजह से वो जो स्टैचू है या बिल्डिंग्स में हमने जो मेटल्स इस्तेमाल की हैं या जो आला क्वालिटी का स्टोन पत्थर इस्तेमाल करते हैं वो उस पत्थर की शाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो उसको नुकसान पहुँचाते हैं। इट मेक्स सोइल एसिडिक इन फील्ड्स। अब ज़मीन पे बारिश पड़ी, बारिश का पानी बहता हुआ चला गया खेतों में, खेत में फसलें उगी हुई थी तो वो उन फसलों को नुकसान पहुंचा देगा। वो फसलें जो उग रही थी उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, तबाह कर देगा। उस मिट्टी की जो जरखेज़ी है उस जरखेज़ी को ख़त्म कर देगा। जब मिट्टी की जरखेज़ी ख़त्म होगी तो क्या होगा, द क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल इन एसिडिक सॉइल एंड यील्ड। यील्ड मीन उसकी पैदावार, जो पैदावार है वो इफेक्टेड होगी, वो कम हो जाएगी। अब ज़मीन है, एक अच्छी ज़मीन है जिसमें हमने खाद का इस्तेमाल किया, अच्छा पानी लगा हुआ है, उसमें जो फसल होगी और दूसरी साइड पे वो पानी जो वो ज़मीन जो एसिडिक वाटर से ख़राब हो गई थी उसकी जो फसलें होंगी उनकी पैदावार में बड़ा फ़र्क होगा। अगर वो यूँ समझ लें, एग्जाम्पल आपको देता हूँ, 50 मन फ़ी एकड़ दे रही है तो एसिडिक सॉइल में 10 मन फ़ी एकड़ आ जाएगा। यानी उसके अंदर जो चीज़ भी काश्त हुई होगी वो सारी की सारी क्या होगी, एक तो उसकी पैदावार कम हो जाएगी, अगर पहले तो वो होगी नहीं, अगर होगी तो उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल आर इफेक्टेड बाई एसिड रेन। ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस या डिकम्पोजर्स हैं, यानी अगर कोई चीज़ मर गई है, मरने के बाद उसकी जो डेड बॉडीज़ हमारी ज़मीन पर पड़ी रहती हैं उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं जिनको हमने डिकम्पोजर्स का नाम देना है, जब वो डिकम्पोजर्स उस डेड बॉडी को खा लेते हैं तो उससे एटमॉस्फेयर के अंदर जरासीम कम से कम फैलते हैं। वो डेड बॉडी सारी की सारी छोटे छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट होकर हमारी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है, जिससे ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ जाती है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया, वायरस या डिकम्पोज़र जो हमारी मिट्टी के अंदर हैं या जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स से या ज़मीन पर मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के जो वायरस, बैक्टीरिया जो हमें नुकसान देते हैं, वो जो फ़ायदेमंद जर्म्स होते हैं वो उनको खाते हैं, ये हमारी बॉडी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं। वो उन तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, ख़त्म कर देती है, उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, जिससे फिर हम यहाँ पर जरासीम ज़्यादा होते हैं या गंदगी ज़्यादा फैलती है या ज़मीन के अंदर जो फसलें हैं उनको भी नुकसान होता है। ये हमारे पास आज का लेक्चर था। क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 22 तक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा, उसके इफेक्ट के बारे में, एसिड रेन और उसके इफेक्ट्स, इन तमाम का वाहिद हल मैं आपको बता चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाना, जितने ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर दरख्त होंगे एक तो हमारा माहौल उतना ही साफ़ सुथरा होगा, ऑक्सीजन उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही कम होगी। हमारा माहौल जब साफ़ होगा तो हमारा एटमॉस्फेयर साफ़ होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम से कम होगी, जिससे हमारी लाइफ जो है वो अच्छी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।